कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सत्ता भारतीय न्यायपालिका को यही संदेश देना चाहती है। हाई कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत किया था। कई महीने तक ये मामला दबा रहा, CBI जांच की मांग की गई थी और अब खबर है कि आगे की कार्रवाई शुरू होने वाली है। किस जज ने की थी शिकायत, शिकायत का गुजरात कनेक्शन क्या है, राष्ट्रपति को लिखे पत्र में क्या कुछ लिखा गया, जांच के लिए आगे की कार्रवाई के पीछे का संदेश क्या है, क्या पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ CBI जांच के दायरे में आएंगे, क्या अब दिन दहाड़े खुलेआम न्यायपालिका पर कोई प्रेशर क्रिएट करने का तांडव शुरू हो चुका है, वो भी खुलेआम। इन सारे मामलों पर बात करेंगे। जब से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कुर्सी संभाली है, ऐसे कई फैसले आए हैं जो मोदी सत्ता को हजम नहीं हो पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या चंद्रचूड़ पर निशाना साध के चीफ जस्टिस खन्ना समेत अन्य जजों को डराने की कोशिश तो नहीं है? और इससे भी महत्वपूर्ण मामला कि सच में जांच करनी है, कार्यवाही करनी है, या फिर प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाने वाले जज चंद्रचूड़ के कंधे पर बंदूक रखकर वर्तमान जजों को डराना है और सिर्फ दिखावे का खेल चल रहा है। मसला बड़ा गंभीर मोड़ ले चुका है। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कितने सवाल हैं, कितनी आशंकाएं हैं, ये आप सब जानते हैं। चौतरफा चर्चा है कि एक सुप्रीम कोर्ट ही है जहां से लोग अभी उम्मीद कर सकते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर मोदी सत्ता के लोग जिस तरह से छीछालेदर मचाए हुए हैं, वो बड़े संदेह पैदा करती है। और आप तो जानते हैं कि सत्ता के सामने दो तरीके से लोटासन होता है, एक है लालच, दूसरा है डर। सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद पदों का लालच, जांच एजेंसियों का डर और जजों के अपॉइंटमेंट में ही छटनी करके न्यायपालिका पर कब्जा किया जा रहा है। और पिछले सालों में हमने देखा भी है सत्ता को खुश करने वाले जज लोग किस तरह सांसद बना दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियां मिल जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आइए इस वीडियो में चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति से हुई शिकायत और अब उस शिकायत पर अमल करने के मामले पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करते हैं। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, 2 सेकंड में हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब वाली घंटी तुरंत बजा दीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जजों को बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट खराब कर देंगे, सत्ता के आगे सरेंडर कर दो वरना आपकी गर्दन दबोच ली जाएगी। कहीं भी कभी भी फैसला कोई भी हो, आप जांच से बच नहीं सकते। और ये बताने के लिए मोदी सत्ता ने ईश्वर के गाइडेंस में अयोध्या का फैसला लिखने वाले पूर्व चीफ जस्टिस को चुना है। ये वो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने मोदी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी और मोदी के साथ भक्ति में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपने घर पर प्रधानमंत्री को बुलाकर घंटी बजाया, आरती उतारी, वो भी बगल में मेहरारू के साथ। और इन्हीं के खिलाफ आरोप लगाते हुए लिखी गई है चिट्ठी और अब जांच के लिए आगे भी बढ़ा दी गई है। मतलब कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ जांच का आदेश देकर मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को संदेश दे दिया है कि अगर न्यायपालिका ने गोदी मीडिया की तरह घुटने नहीं टेके तो फिर मिलाड लोगों का जीवन खराब हो सकता है और फैमिली भी तो साथ में है। क्योंकि जिस जज ने चंद्रचूड़ के खिलाफ पत्र लिखा वो पटना हाईकोर्ट के जज रहे हैं, नाम है जस्टिस राकेश कुमार। और इन जज साहब ने जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायर होने से 2 दिन पहले राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा था, जिसे कानून मंत्रालय ने अब आगे बढ़ा दिया है। मतलब कि सरकार चाहती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उस मामले में एक्शन हो। तो मैसेज क्लियर है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का मोदी सत्ता को लाभ पहुंचाना और उसकी सत्ता को बरकरार रखना, तमाम तामझाम के बावजूद, अवैध कार्यों के बावजूद उनका साथ देते रहना कोई काम नहीं आया। उनके मन मुताबिक फैसला देना और बार बार ये कहना कि न्यायपालिका विपक्ष नहीं है, कुछ भी काम नहीं आया। जस्टिस राकेश कुमार ने चंद्रचूड़ के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसका कनेक्शन गुजरात से जुड़ता है, वो गुजरात जहां नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए ये केस सीरियस हो जाता है क्योंकि मामला तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा हुआ है। दरअसल एहसान जाफरी कांग्रेस के नेता थे जिन्हें गुजरात दंगों में भीड़ ने मार डाला और उनकी पत्नी जकिया जाफरी के साथ मिलकर तीस्ता सीतलवाड़ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाला, दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। 2002 के दंगे में एहसान जाफरी की हत्या के बाद जकिया जाफरी ने साल 2006 में पहले लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है क्योंकि वो गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री और दूसरे टॉप नेताओं की भूमिका की जांच करवाना चाहती हैं। मामला लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के 9 बड़े मामलों में दोबारा जांच का आदेश दिया। जकिया के साथ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने भी गुजरात दंगे में न्याय की लड़ाई लड़ी। इन सभी 9 मामलों की जांच SIT ने की
और 2012 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। 2022 में एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो न्यायपालिका ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया वो न्यायपालिका के कैरेक्टर में बदलाव का संकेत था, क्योंकि 2014 के बाद की राजनीति में न्यायपालिका ने लोया कांड को भी देखा है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मानने लगे हैं कि जजों पर दबाव तो होता है। तो क्या सत्ता के दबाव में जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया गया? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है, एसआईटी की रिपोर्ट पर उठने वाले सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जकिया की याचिका में दम नहीं है और ऐसा कहने वाले जज थे एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार। इन 3 जजों की बेंच ने मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रस्तों को बंद करते हुए कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए टॉप लेवल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसा कोई संदेह पैदा नहीं होता। बेंच ने कहा था कि जकिया की याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। कोर्ट ने किसी गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को जारी रखने की गलत मंशा की बात करते हुए कहा कि जो प्रक्रिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करके कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट पहले से ही जेल में थे। तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की गई एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। इस केस में सीतलवाड़, श्री कुमार और संजीव भट्ट पर निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए जालसाजी और सबूत गढ़ने का आरोप लगाया गया था। लेकिन गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच जिस एसआईटी ने की, उसी एसआईटी के चीफ को मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद साइप्रस का उच्चायुक्त नियुक्त किया। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसआईटी जिसकी जांच कर रही हो, अगर वही जांच करने वाले को इनाम दे दे तो इसे क्या समझा जाएगा? और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर आरोप लग रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में सुनवाई के लिए उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और अब पूर्व सीजेआई के खिलाफ राष्ट्रपति को शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार का आरोप है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने तीस्ता के मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई, यानी बहुत जल्दबाजी दिखाई। दरअसल किसी मामले पर कब और कौन जज सुनवाई करेगा ये तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस से मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और किसी भी मामले की अर्जेंसी को देखते हुए वो बेंच का गठन करते हैं और कई बार छुट्टी वाले दिन भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई हुई है। तो जस्टिस राकेश कुमार ने 8 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भेजा जिसकी चर्चा अब हुई है और जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। आरोप है कि पूर्व सीजेआई ने कथित तौर पर 1 जुलाई 2023 को तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक ही दिन में 2 बार स्पेशल बेंच का गठन किया। शिकायत में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को छुट्टी थी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट खुलना था, मगर छुट्टी के दिन 1 जुलाई को तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले दिन में स्पेशल बेंच का गठन किया। बेंच ने सुनवाई की लेकिन सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि केस सीजेआई को भेजा जाए ताकि वे सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन कर सके, बड़ी बेंच बना सके। बेंच ने रजिस्ट्रार को तत्काल मामला सीजेआई के सामने पेश करने का आदेश दिया और पहला आदेश होने के बाद उसी दिन शाम को सीजेआई ने मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन भी कर दिया। इसके बाद बड़ी बेंच ने उसी दिन सुनवाई की और अभियुक्त को अंतरिम राहत दी। रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा था और यह पत्र कानून मंत्रालय पहुंचा। अब मोदी सत्ता ने इस पत्र को उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा है। सवाल यह है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या नरेंद्र मोदी के साथ गणेश आरती करने वाले चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा कि उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में जल्दबाजी क्यों दिखाई? कानून मंत्रालय द्वारा रिटायर्ड जज का लेटर आगे की कार्रवाई के लिए भेजे जाने का मतलब है कि मोदी सत्ता ने अपने सबसे फेवरेट जज को ग्रिल करने का फैसला किया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ग्रिल करने का फैसला है, ग्रिल किया जाएगा या फिर सिर्फ दिखावा है, और दिखावा है वर्तमान जजों को डराने का, या फिर ये संदेश देने की कोशिश है कि मिलाड लोगों का रिटायरमेंट प्लान कैसा होगा ये सत्ता फैसला करेगी। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजों को संदेश दिया गया है जो सत्ता के खिलाफ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? क्योंकि अगले चीफ जस्टिस BR गवई ने साफ तौर पर कह दिया कि न्यायपालिका पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सुपर संसद की तरह काम कर रही है। इस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता है कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या बोल रहे हैं और किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। आखिर जजों के घर में भी तो अखबार पहुंचता ही है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया भी देखते ही होंगे। उन्हें पता लगता
तो होगा ही कि सत्ता में बैठे लोग उनके बारे में क्या बताएं। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल की तरह यूज किया जा रहा है। धनखड़ का मैसेज क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत हीरो बन रहा है, अब उसे पीछे ढकेलने का समय आ गया है। जजों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है, सुप्रीम कोर्ट को गोदी मीडिया बनाना है। सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो जनता को यह भी समझना होगा कि जब सत्ता अपनी मनमानी करती है तो संविधान का पालन सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो सत्ता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। धनखड़ पहले वकील थे, अब उपराष्ट्रपति हैं। मोदी को खुश करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भिड़ने का फैसला कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट और सत्ता का ये टकराव एक दिन की बात नहीं है। 2014 के बाद से ही न्यायपालिका पर गैर निर्वाचित और गैर जवाबदेह होने का आरोप लगता है। अब सत्ता को यह पसंद नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार से लेकर वहां आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर राज्यपालों के कार्यों तक में हस्तक्षेप करे, यानी उनको निर्देश दे कि कैसे काम करना है। मगर भारत का सुप्रीम कोर्ट तर्क पर काम करता है, वो अपने फैसलों के जरिए बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल और वक्फ कानून के मामले में फैसला देकर साबित कर दिया है कि जहां संसद फेल होगी वहां सुप्रीम कोर्ट कदम उठाएगा। मगर इसलिए नहीं कि जज शासन चलाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि संविधान का पालन हो, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है। अब सवाल यह है कि मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट को गोदी मीडिया कैसे बनाना चाहती है, तो इसका संकेत जगदीप धनखड़ के बयान से ही मिलता है। उपराष्ट्रपति का संकेत है कि संवैधानिक संशोधन हो सकते हैं, और उनका तर्क है कि अनुच्छेद 145(3) तब बनाया गया था जब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे, आज 30 से ज्यादा जज हैं। तो धनखड़ का तर्क है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 145(3) महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर संविधान पीठ के फैसलों की जरूरत पर बात करता है। यही नहीं, धनखड़ चाहते हैं कि अनुच्छेद 142 पर भी पुनर्विचार हो, जिसका इस्तेमाल कोर्ट अक्सर कंप्लीट जस्टिस के लिए करता है, और सत्ता कोर्ट के इस हथियार को खत्म कर देना चाहती है। ध्यान रखिएगा, ये वही कंप्लीट जस्टिस है, पूर्ण न्याय का प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की और संविधान सम्मत कार्यवाही का आदेश देने की। जगदीप धनखड़ के जरिए सत्ता ने अपने इरादे साफ कर दिए, और यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने, वरना सुप्रीम कोर्ट से मोदी सत्ता को कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब चीफ जस्टिस ईश्वर के मार्गदर्शन में अपना फैसला लिख देते थे। उसके बाद चीफ जस्टिस गोगोई से सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में मोदी की मुलाकात ने सब बदल दिया, सब उलट पुलट हो गया। गोगोई पर ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो गोगोई ने इसे बड़ी साजिश करार दिया, और बाद में अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच खुद गोगोई किए और अपने आप को क्लीन चिट दे दिए। इसके बाद सोचिए, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फैसले के बाद न तो महिला को सजा मिलती है न चीफ जस्टिस को सजा मिलती है। चीफ जस्टिस खुद को ही क्लीन चिट दे देते हैं, और एक महिला देश के सबसे बड़े जज के ऊपर आरोप लगाकर निकल जाती है। उसके बाद तो इलेक्टोरल बॉन्ड, EWS, आरक्षण, अनुच्छेद 370, राफेल घोटाला, नोटबंदी, राम मंदिर सहित मोदी सत्ता के तमाम फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, और सत्ता के चाटुकारों ने विपक्ष को तंज मारा कि सरकार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी ने मोदी सत्ता को मौका दे दिया, और RSS के लोगों को मौका दे दिया कि वो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का नफरती एजेंडा निर्बाध रूप से चलाते रहे। मगर जैसे ही संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसलों के जरिए साबित कर दिया कि वे गोदी मीडिया बनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके चचा की लेगेसी भी है, जो इंदिरा सरकार के सामने नहीं झुके और चीफ जस्टिस को लात मार दिया। तो शायद उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आज के चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका का सरेंडर नहीं होने देने का फैसला किया। इन सब के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ का मामला एक क्लासिक केस है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ कानून जैसे मुद्दों पर मोदी सत्ता से सवाल कर रहा है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच की मांग को सत्ता द्वारा आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जज राकेश कुमार का पत्र कानून मंत्रालय पहुंचा था और वहां से आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं जजों को यह संदेश देने का प्रयास है कि सरेंडर तो करना पड़ेगा, वरना आपका हाल भी जज लोया की तरह हो सकता है। क्या मोदी सत्ता ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ कार्यवाही की बात हो सकती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के मामले में भी सरकार आने वाले समय में जांच कर सकती है? सवाल यह भी है कि जब चंद्रचूड़ के फैसले के मामले में जांच हो सकती है, कानून मंत्रालय सक्रिय हो सकता है, तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज शेखर यादव के मामले में सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जाती है? आप इसी से समझ लीजिए कि सत्ता क्या चाहती है, क्योंकि मोदी सत्ता के दौर में ही जजों ने फैसला दिया है कि रेप की दोषी लड़की भी हो जाती है, और एक नाबालिग लड़की का नाड़ा तोड़ना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना, उसे पुलिया के नीचे घसीटना रेप का यानी दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। ऐसे न जाने कितने फैसले आए हैं जो 11 साल पहले नहीं आ सकते थे। निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उसके बाद कानून में जो सुधार हुए, उसकी परवाह जजों को नहीं नजर आती। सवाल यह है कि जज ऐसे फैसले क्यों देने लगे? क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा महिलाओं पर कंट्रोल स्थापित करने की विचारधारा है। वो मानती है कि महिला पुरुष की संपत्ति है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये एक मर्दवादी यानी पुरुषवादी सोच है।
और जो जज न्यायपालिका में बैठे हैं उनमें से बहुत सारे जज खुलकर स्वीकारते हैं कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या जजों की सोच आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए बैठी है? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में मोदी सत्ता से सवाल करके इस देश की 20 करोड़ आबादी की उम्मीदें जगा दी हैं। और सिर्फ 20 करोड़ ही नहीं, देश में करोड़ों की संख्या में अन्य लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं जो इस मामले में सत्ता के खिलाफ हैं, यानी वक्फ कानून को नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबका नंबर आएगा। इसलिए मोदी सत्ता बौखलाई हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि अभी तक जो सरकार संसद में अपने कानून को डिफेंड कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए टाइम मांगने लगी। कानून बनाने के महीने भर के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में सत्ता की जबरदस्त बेइज्जती हो गई। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट गोदी मीडिया बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं और वे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा कर रहा है कि नहीं। याद रखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस रहते हुए नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी के दिन आरती करने उनके घर पहुंच गए थे, और तब सुप्रीम कोर्ट का इकबाल कैसा हो गया ये बताने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका के निष्पक्ष होने की छवि तार तार हो गई। कोई दावे से नहीं कह सकता था कि सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ नहीं है। और चंद्रचूड़ ही वो जज थे जिन्होंने राम मंदिर केस का फैसला लिखा था। रिटायरमेंट से ठीक पहले चंद्रचूड़ ने कहीं न कहीं इशारा दे दिया कि राम मंदिर का फैसला उन्होंने ही लिखा था, और उन्हीं के खिलाफ सत्ता ने जांच का आदेश दे दिया है। तो समझ लीजिए कि मोदी सत्ता के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।